कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। कितने खुश लग रहे हो तुम यार। किस चीज की खुशी है? कोई नहीं नहीं, इनकी खुशी कुछ आध्यात्मिक स्तर की थी, इसलिए मैंने पूछा। सामान्य खुशी तो ठीक है, लेकिन इनकी खुशी कुछ अलग लेवल की थी। कोई खास बात है? मतलब मेरे आने से या कुछ और किसी और के आने से हुआ? मेरे आने से अभी आएगी ये बात, सबके पास, चिंता ना करें। ये सारे बच्चे वही हैं जो लाइब्रेरी में बैठते हैं? अच्छा, गुड। क्योंकि मुझे पता लगा था कि 200-250 बच्चे हैं, यहाँ आके देखा तो थोड़ा ज़्यादा बच्चे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। किसको आवाज़ नहीं आ रही? आप लोग अब समझ गए, वो यूट्यूब पे देख लिया आप लोगों ने कि कैसे फंसाता है ये। ठीक है, बढ़िया। ऐसे तो लग रहा है सजा मिल गई आपको, है ना? चेयर्स आ रही है ना? हाँ, चलिए तब तक हम शुरू करते हैं बातचीत। देखिए, ये जो प्रोग्राम आपका शुरू हुआ मेंटरशिप वाला, जब ये शुरू हुआ तो योजना ये थी कि इसकी शुरुआत में मैं आपको एक सेशन में बुलाऊंगा और सारी बातें समझाऊंगा जो मैं आज कर रहा हूँ। ये मुझे बहुत पहले ही करना था, लेकिन ठीक उसी समय मुझे कोरोना हो गया, कोविड हो गया। और शुरू में 3-4 दिन तो बुखार रहता ही है सबको, हाथ पैर टूट जाते हैं, तो वो होने के बाद मैं ठीक हो गया 4-5 दिन में। तो बुखार खत्म होते ही आदमी को लगता है कि वो सिकंदर जैसी स्थिति में फील करता है अपने आप को कि ये मेरा क्या बिगाड़ेगा कोरोना। तो मैं उसी मूड में आ गया, तो 5-7 दिन मैंने ज़्यादा मौज मस्ती कर ली। तो फिर मैं कोविड नेगेटिव तो आ गया 14th डे, पर वो कमबख्त जाते जाते ये खांसी थोड़ी छोड़ गया है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा हाँ, कई लोगों को ऐसा होता है, तो 8-10 दिन में, 12 दिन में ठीक हो जाएगी। अभी 4-5 दिन हुए हैं मुझे ठीक हुए। तो अब ये कि 6-7 दिन और लगेंगे। तो मैं इस वजह से क्लास ले नहीं पा रहा हूँ, कोई भी क्लास के, मैं कोई मीटिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं मीटिंग करता हूँ, मुझे बार बार दिक्कत होती है। फिर मुझे जब समझ में आया कि मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा आप लोगों की, तो मैंने मैसेज में खुद टाइप किया सारी बातें, जो प्रोस्पेक्टस आपने पढ़ा होगा वो मैंने ही लिखा था। इस भाव से लिखा था कि जो मैं बोल के समझाना चाह रहा हूँ वो सारा आपको लिखित में समझा दूँ और कोई डाउट ना रहे आप लोगों को। आप में से जिन्होंने उसको पढ़ा होगा ठीक से, मेरे ख्याल से कोई डाउट रहा भी नहीं होगा, मोटे तौर पर तो नहीं रहा होगा। लेकिन वो विद्यार्थी ही क्या जो सारा प्रोस्पेक्टस पढ़े? ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे अस्मिता का प्रोस्पेक्टस मैंने लिखा था, बहुत उसमें 10 दिन करीब लगाए, FAQs लिखे, उसमें कोशिश की कि कोई डाउट बचे ही नहीं। और मैंने फिर एक वीडियो बनाया, वो उसी दिन रात को मुझे कोविड हो गया था जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था। तो मैंने वीडियो में अंत में कहा, मैंने कहा भाई देखो, 15 दिन है अप्लाई करने के लिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। प्रोस्पेक्टस ध्यान से पढ़ना, फिर FAQ देखना, कोई डाउट जब ना रहे तब फॉर्म भरना। और वीडियो आने के 1 घंटे बाद एनालिटिक्स मेरे पास आए वेबसाइट टीम की तरफ से कि सर 1500 लोगों ने फॉर्म भरने की कोशिश की 1 घंटे बाद। और मैंने कहा प्रोस्पेक्टस पे कितने क्लिक हुए? बोले प्रोस्पेक्टस पे 5 क्लिक हुए अब तक। तो 5 लोगों ने प्रोस्पेक्टस पे क्लिक किया, पढ़ा तो पता नहीं कितना होगा, क्लिक किया, और 1500 शूरवीर सीधे पहुंच गए फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के लिए कुल जितने लोगों ने अटेम्प्ट लिया उनकी संख्या 9000 थी। और फाइनली आखिरी दिन रात को जब फॉर्म भरने की मियाद खत्म हुई तो फॉर्म भरने वालों की संख्या 998 थी, 998। उसमें हमने 15-20 सीट अभी रखी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने हमसे, एक अधिकारी हैं उनकी तरफ से निवेदन आया कि उनके कुछ सिलेक्टेड बच्चे हैं जो जुड़ना चाहेंगे, और वो उनकी वजह से कुछ देरी शायद हुई, तो हमने उनके लिए थोड़ा स्कोप रखा हुआ है 10-12 बच्चों के लिए। लेकिन वैसे 998 लोगों ने फॉर्म भरा अस्मिता में, जबकि फॉर्म पे क्लिक करना मतलब भरने की शुरुआत करना, वो संख्या 9-10 हज़ार के आसपास कहीं थी। तो मुझे मेरी टीम ने बताया कि अगर बच्चे प्रोस्पेक्टस पढ़ लेंगे फिर तो कोई डाउट होगा नहीं, पर सारा खेल उस अगर में ही छिपा हुआ था। अगर ऐसा हो जाए, अगर बच्चे पढ़ लें
ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे अगर सूर्य पश्चिम से निकल जाए किस दिन तो मौसम कितना अच्छा हो जाएगा, इस तरह की बात थी। तो फिर आज मैंने सोचा कि ठीक है, जो होगा चलेंगे और कोशिश करके देखते हैं। गरम गरम पानी साथ में ले आया हूँ, पीता रहूँगा और बात करते रहेंगे। तो मैं लगातार खांसूंगा तो जैसे घर में बूढ़े लोग खांसते हैं, तो आप उसी भाव से सोचिएगा कि दादाजी हैं, जाने वाले हैं अभी कुछ दिनों की बात है, झेल लो, क्या हो गया है ना। उसी भाव से आप लोग थोड़ा दया रखिएगा, नाराज मत होइएगा। इससे पानी पीते हैं ना, ये ढक्कन होता है, ठीक है। मुझे बहुत आइडिया है नहीं, मुझे लगा शायद मैं कुछ असंसदीय काम कर दूं। चलिए तो शुरू करते हैं बातचीत को। एक तो ये हो सकता है कि आप सवाल पूछे मैं जवाब दूं, एक ये हो सकता है कि 5-7 स्लाइड्स में एक बार मैं समझा दूं हमारा विजन क्या है, और फिर आपके मैं डाउट्स ले लूं। जैसे एक बच्चे ने बहुत सारे डाउट्स भेजे हैं, बस इतना पढ़ जरूर लेना जितने डाउट भेजते हो ना, सब हो जाएगा जीवन में। उसमें एक तो ये है कि सर क्या मेंटरशिप प्रोग्राम थोड़ा लेट शुरू नहीं हुआ? एकदम लेट हुआ, और उसकी वजह मैं हूं। मतलब मैं अस्मिता के बाद मेंटरशिप शुरू करना चाह रहा था, और लगता था कि ये प्रोग्राम की प्लानिंग 2-4-5 दिन की होगी, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है। अभी आप नहीं समझेंगे, अभी आप टेबल के उस तरफ है ना। जब आप कलेक्टर बन के कोई योजना शुरू करेंगे जिले में, तब समझ में आएगा कि जो चीज़ हमें लगता है कि 2-4 दिन की है, कई बार वो 1-2 महीने ले लेती है। कई टीम्स मिलके काम करती हैं और बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो अस्मिता के बाद फिर हमने इस पर काम शुरू किया, थोड़ा सा लेट हो गए, करीब 7-8 दिन। और फिर मुझे लग रहा था कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं एक क्लास ले लूं, तब शुरू करें। ये सोच के 24 को रखा हमने, वैसे ये 18 से होता, पर मैं 24 तक भी ठीक नहीं हुआ, तो ऐसे ही शुरू हो गया। तो आज क्या तारीख? 27 फरवरी, 29 तो नहीं, तो 27 फरवरी है। तो मुझे लगा कि आज जो होगा देखेंगे, और इसलिए जैसे आप लोग तो युवा लोग हैं। अच्छा, आपने जैकेट पहनी है, स्वेटर पहना है, ठीक है। मैंने घर में जैसे स्वेटर पहना, मेरे घर के बच्चे हंसने लगे जोर जोर से, एकदम नीचे गिर गिर के हंसने लग गया कि ये कैसा आदमी है, बताओ इतने गर्मी के मौसम में स्वेटर पहन रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे बाहर। तो आप लोगों को देख के मुझे सुकून है कि आप मेरी पीढ़ी के निकले, आप भी स्वेटर जैकेट पहन के हैं, तो मुझे सुकून है कि हम लोग एक ही पीढ़ी के हैं। अब तक मुझे लग रहा था कि 2 पीढ़ी का अंतराल हमारे बीच में हो चुका है, लेकिन आपने साबित किया कि हम सेम जनरेशन के हैं। इसका पेन ये है, ठीक है। तो पहले मैं समझाता हूँ आधा घंटा, फिर आपके सवाल देख लेंगे। नाम तो पता ही है, फिल्म मेंटरशिप प्रोग्राम क्यों है। जैसे हमने इसकी जो पहली स्लाइड बनाई है वो ये है कि इसका लक्ष्य क्या है। मैंने आज से करीब 4 महीने पहले इसी क्लासरूम में सेमिनार लिया था, 27 सितंबर 2021 था ना, हाँ 21 को, और ये कहा था कि हिंदी मीडियम के परिणाम को बेहतर करने के लिए जो हो पाएगा हम करेंगे। कह तो दिया था, कहना आसान होता है, दिक्कत तो करने में होती है उसके बाद। तो उसके बाद से हम लगे हुए थे प्लानिंग में। लक्ष्य हिंदी मीडियम की सेंस में अगर मैं बात करूं, आप लोगों की सेंस में बात करूं, इसको मैं HM लिख देता हूं। अभी आपके लिए HM का मतलब क्या है? हिंदी मीडियम। जब आप प्रशासन में आ जाएंगे तब इसका मतलब चेंज हो जाएगा, तब इसका मतलब हो जाएगा हिंदू मुस्लिम। आपको मजाक लग रहा है? नहीं, सच में कह रहा हूं। पुलिस की दुनिया में HM का मतलब हिंदू मुस्लिम। दंगा जहां होता है ना, उसको बोलते हैं HM हो गया। तो पुलिस की भाषा में HM होने का मतलब हिंदू मुस्लिम दंगा होना होता है। तो अभी सुकून है आपके लिए। HM का मतलब क्या है? हिंदी मीडियम। और परीक्षा से एक दिन पहले क्या होता है? हनुमान मंदिर, कि वहां जाके मत्था टेक लो, शायद वहां से बात बने। तो हिंदी मीडियम के लिए इसका जो पर्पस है, 3 चीजों पर हमारा फोकस था, जिसमें से तीसरी चीज है, एक और भी मेरे दिमाग में, अभी नहीं बताऊंगा, कुछ दिनों के बाद बताऊंगा। वो बहुत बढ़िया चीज है, बताऊंगा, लेकिन उसमें बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। पहले मैं इसको देखना चाह रहा हूं कि ये प्रयोग कितना सफल रहता है, और फिर आप लोगों का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मेरे पास एक रामबाण है, जिसका इस्तेमाल, वो होता है ना कि जो ब्रह्मास्त्र है उसका इस्तेमाल तभी होना चाहिए जब रावण सामने हो, है ना। छोटे मोटे किसी कीट पतंगे के लिए क्या इस्तेमाल कर रहा। तो मैं भी इसे हिंट कर रहा हूँ कि 1-2 महीने बाद एक और घोषणा करूंगा हिंदी मीडियम के लिए, देखते हैं क्या होता है। मतलब मैं तो अपने, देखिए मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ
कि बहुत दबाव में लेता नहीं किसी का भी दुनिया में। कोई मेरी तारीफ करे तो बहुत फर्क नहीं पड़ता, बुराई करे तब तो और फर्क नहीं पड़ता। मस्त रहने वाला आदमी हूँ। ये सब मैं जो कर रहा हूँ ना, मुझे पता नहीं कि इससे क्या होगा, हिंदी माध्यम का रिजल्ट सुधरेगा या नहीं, मुझे नहीं पता। मैं अपने आप को जवाब देना चाहता हूँ कि जब हिंदी समाज ने मुझे इतना कुछ दिया तो मैंने क्या वापस किया? मैंने कोशिश की या नहीं की? और अगर मैं अपने आप को यह जवाब दे दूंगा कि मैंने अपनी पूरी कुव्वत से कोशिश कर ली, उसके बाद सिर्फ मेरे से तो होगा नहीं। एग्जाम तो आपको देना है, मेहनत तो आपको करनी है। आप वो नहीं करेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। पर मैं ये नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति मुझे ये कह सके कि अगर आपने ये किया होता तो वैसा हो जाता। मैं ये नहीं चाहता। और उसके लिए एक चौथी योजना मैंने आपसे हिंट कर दिया, कुछ दिनों के बाद बताऊंगा। वो अंतिम योजना है। उससे नहीं हुआ तो फिर मेरे बस की बात नहीं है, वो एक अंतिम प्रयास करेंगे। अभी तक 3 चीजें हैं। अच्छा, वो चौथी योजना के बारे में हमारी टीम को भी नहीं पता अभी, वो भी सोच रहे कि कौन सी योजना है। ये तो मैंने किसी को भी नहीं बताया, उनको भी नहीं पता अभी तो, वो सिर्फ मुझे पता है। तो पहली योजना जो थी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम था, मैंने इसका जिक्र किया था आप लोगों को, अस्मिता वाले वीडियो में बताया था इसके बारे में। जो मेन ऑफिस दृष्टि का है मुखर्जी नगर में, उसी के टॉप फ्लोर पर हमने एक लाइब्रेरी बनाई थी करीब 60 लोगों की। और वो बच्चे खूब बैठे, खूब आंसर लिखे, रोज टेस्ट लिखे, हमने चेक करवाए, स्पीड काफी बढ़ी उन बच्चों की। और कम से कम इतना सुकून है कि वो पेपर पूरा करके आए। मुझे उम्मीद है कि बात बनेगी, लेकिन मैं दावा बिल्कुल नहीं करूंगा। हो सकता है एक का भी एक्स्ट्रा सिलेक्शन ना हो हमारे चाहने से, पर उम्मीद है, देखते हैं क्या होता है। दूसरा जो मैंने घोषणा की थी कि भाई ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं और दिल्ली में आके पढ़ नहीं पा रहे, हम उनके लिए एक फ्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेके आएंगे। वो अस्मिता है। मेरे मन में उसका नाम 7-8 साल से था, मिशन एकलव्य। हमने 2015 में शुरू भी कर दिया था इस नाम से, फिर मैनेज नहीं कर पाए थे। उस समय हिंदी मीडियम को लेकर इतना नहीं था, ये था कि जो वंचित परिवारों के बच्चे हैं उनकी मदद करें। अब शिफ्ट हो गया मीडियम की तरफ, तो फिर हमें लगा कि एकलव्य से वो भाव नहीं आ रहा जो अस्मिता से आ रहा है, तो हमने उसका नाम अस्मिता कर दिया। उसको लेके मैं बहुत गंभीर हूँ, कुछ मजाक में नहीं किया है। बहुत लंबी 2 महीने की प्लानिंग के बाद हमने शुरू किया है। और मैंने आपको बताया 998 लोगों ने अप्लाई किया है फाइनली। अब उनका प्रीलिम्स 13 मार्च को है। 13 मार्च को ये ना, हाँ, फिर मेंस 19 अप्रैल शायद है ना, हाँ। तो हम उम्मीद है कि 50 ऐसे हीरे ढूंढ लेंगे पूरे देश में से, जो जून से दिल्ली में आके पढ़ेंगे। और हम कम से कम 1 साल और आमतौर पर 2 साल तक उनका पूरा रहना खाना सब कुछ हम देखेंगे, बशर्ते वो अपने टारगेट्स पूरे करते रहें जो हम उनको देंगे। मैंने दिल्ली आके घुमक्कड़ी करने के लिए नहीं बुला रहे हैं कि आए और पता लगा नेहरू विहार नाले के आसपास घूम रहे हैं शाम को नायक नायिका, वो सब अपने खर्चे पे करना है, वो हम नहीं करवाएंगे। उसके लिए तो आपको खुद करना है जो करना है। जिन बच्चों को हम लाएंगे उनको तो आश्रम व्यवस्था के तहत पढ़ाएंगे। समझ रहे हैं ना आश्रम व्यवस्था कैसी होती है? काक चेष्टा बको ध्यानम, उस चेष्टा के तहत उनको पढ़ाई करनी होगी। वो तो रिगरस, मतलब मिलिट्री ट्रेनिंग टाइप का सिस्टम रहेगा 2 साल का। पर मुझे उम्मीद है कि वो सारे के सारे बच्चे कहीं ना कहीं ठीक जॉब में चले जाएंगे, इसमें मुझे डाउट नहीं है। शायद आप में से भी कुछ लोगों ने अप्लाई किया होगा, मुझे पता नहीं, किया है तो अच्छी बात है। तीसरा अब जो हम शुरू कर रहे हैं उसका नाम है प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम, या DMPP बोलते हैं हम उसको, दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर प्रीलिम्स। अब इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, सरल भाषा में अगर आपको बताऊं, देखिए हिंदी का जो रिजल्ट खराब हुआ, मैं केवल 2 आंकड़े, मैं तथ्यों का बहुत बड़ा प्रेमी हूं, बिना तथ्यों की बात करना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है ना। जितने तथ्य हो बात स्पष्ट रहती है। हवाई बात क्यों करें हम? कोई में इलेक्शन लड़ना है जो हवाई बात करे, दो ठोस बात करेंगे। 2009 में UPSC की मुख्य परीक्षा देने वाले विद्यार्थी जो थे उनकी संख्या थी लगभग 11,500।
10-20 कम ज़्यादा रही होगी, लेकिन 11,450 से 11,550 के बीच में थी। और 2019 में जिन लोगों ने मेंस दिया उनकी संख्या भी थी 11,500। ठीक। प्रीलिम्स में मीडियम नहीं होता है, क्योंकि प्रीलिम्स तो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, और गोले में काहे का मीडियम? तुमने हिंदी में गोला भरा कि इंग्लिश में गोला भरा, ये तो कोई पूछेगा नहीं आपसे, गोला ही तो भरना है। तो प्रीलिम्स में रिजल्ट में कौन सा मीडियम कितना है किसी को नहीं पता चल ही नहीं सकता। लेकिन मेंस में किसने किस मीडियम से दिया उससे पता लगता है कि प्रीलिम्स में कितने लोग सिलेक्ट हुए। तो अगर मैं आपको संख्या का जिक्र करूं तो 2009 में 11,500 मेंस देने वाले बच्चों में से 4,800 हिंदी माध्यम के थे। संख्या समझ रहे हैं? 4,800। ये लगभग 45% के आसपास का मामला था। ये आखिरी साल था, उसके बाद से पतन शुरू हुआ, विशेष रूप से 2011 और 13 से तो पतन ऐसा शुरू हुआ क्योंकि यूपीएससी में कुछ चेंजेस हुए, सीरियस चेंजेस हुए। और 2018 और 19 में पहली बार ये संख्या 1000 से कम हो गई। और अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूं तो ये संख्या 2019 में लगभग 600 के आसपास रह गई थी। ठीक है, घबराइए मत, इसी का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ये केवल तथ्य है। अब इसके बाद की यूपीएससी की रिपोर्ट मेरे पास अभी आई नहीं है, तो मेरे ख्याल से रिलीज हुई भी नहीं होगी, 20 की शायद हो गई होगी, मैंने देखी नहीं है, पर 9 और 19 की तुलना आपके सामने है। अब मैंने एक बार आपसे कहा था इसी क्लासरूम में कि परसेंटेज में देखेंगे तो प्रीलिम्स के रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट के अनुपात में कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले था उससे कुछ बेहतर ही अभी है। पहले 45% था, अंत में 10 रह जाता था, अब मुश्किल से 5% है, और अंत में अगर 2 रह जाता है तो 2 तो ठीक ही है, या 1.5 तो ठीक ही है उस तुलना के हिसाब से। और इसका मतलब ये हुआ जो असली गेम चेंजर है, जो असली संकट है, वो प्रीलिम्स में है। और प्रीलिम्स में बहुत मुश्किल नहीं है, अगर हम मेहनत करें तो रिजल्ट लाना। इस उद्देश्य से शुरू किया है। इंग्लिश मीडियम में भी शुरू किया है, वो एक अलग मामला है। हमारी करोलबाग की जो टीम है, उस टीम के कई लोगों ने इसमें बहुत हेल्प की है हमारे इस प्रोग्राम के लिए, इसका स्ट्रक्चर बनाने में। तो वहाँ वो एक पेड प्रोग्राम है जो इंग्लिश के बच्चे हैं। हमने ये तय किया हमारी टीम ने कि नेहरू विहार में, मुखर्जी नगर में जो दृष्टि के स्टूडेंट्स हैं, हम ये, और ये लाइब्रेरी वहाँ पर नहीं है, लाइब्रेरी केवल यहाँ पर है हमारे पास, कि ये पूरा प्रोग्राम विद लाइब्रेरी दृष्टि के बच्चों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क होगा, बशर्ते वो खुद को साबित कर दें। एक बार नहीं, लगातार। आपने एक बार कर दिया है, लगातार करना है, नहीं तो बाहर जनता इंतजार कर रही है कि इनको निकालो, हमें मौका दो, और हम उनसे कह रहे हैं कुछ दिन रुको ना, देखते हैं। जहां आप चूके, आई कार्ड तो आजकल तो डिजिटल आई कार्ड हैं, वहीं से ऑफ कर देंगे, फिर काम ही नहीं करेगा आई कार्ड। ठीक है तो केयरफुल रहिएगा, मौसी का घर नहीं है। हिंदी साहित्य वाले समझ पा रहे होंगे इसका मर्म। कबीरदास कह गए हैं, कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। ऐसे आप बोले कबीर यह है लाइब्रेरी मेंटरशिप की, खाला का घर नहीं। शीश उतारा हाथी करी, 100 पैसे घर माही। अपना सिर उतार के हाथ में दे सकते हो तो प्रवेश करो इसमें। शाब्दिक अर्थ मत लीजिएगा कहीं सिर उतार के आई गए उसके है ना, ये तो भावार्थ देखिए इसका। चलिए, अब इसका मूल कंसेप्ट क्या है, मेंटरशिप में हम क्या करने वाले हैं। देखिए, आप लोग जैसे प्रीलिम्स देंगे, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे ऐसे हैं जो कई बार प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि उनके पास बुद्धि का अभाव है ना। ये तो आप मानेंगे नहीं, मानना भी नहीं चाहिए। क्यों मानेंगे भाई? बुद्धि तो मोटे तौर पर लोगों में ठीक ठाक रहती है, ऐसा क्या है। तो बुद्धि का अभाव तो है नहीं। एक आध कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि उसकी रीजनिंग बहुत कमजोर है, मैथ्स बहुत कमजोर है, इसलिए उसी से कर नहीं पाता, उसकी बात अलग है। लेकिन जनरली आप में से एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो इसलिए प्रीलिम्स पास नहीं कर पा रहा कि उसकी
कैपेबिलिटीज में कमी है। मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं, आपको भी नहीं मानना चाहिए। तो क्या वजह हो सकती है? एक वजह हो सकती है कि आपकी मेहनत में कमी है। मेरा ख्याल है कि ये वजह भी ठीक नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्यों पर मेरी समझ ये है कि जो बच्चे कमजोर बैकग्राउंड से होते हैं, और मोटे तौर पर ये कह सकता हूं मैं कि हिंदी माध्यम के या तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती माध्यम के बच्चे अंग्रेजी माध्यम के बच्चों की तुलना में सामान्यतः कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं। और जो जितनी कमजोर पृष्ठभूमि से है उसमें मेहनत करने की क्षमता उतनी ज्यादा होती है। ये जनरल ट्रेंड दुनिया भर में है। इसलिए आप देखेंगे भारत के लोग अमेरिका जाकर झंडे गाड़ देते हैं, क्योंकि वहां वो कमजोर है। तो वहां वो रात दिन मेहनत करते हैं जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, एकदम झंडे गाड़ देते हैं। मतलब ये भी है कि यहाँ के बेस्ट लोग वहां जाते हैं, वो भी एक पक्ष है इसके पीछे। तो ये वजह भी नहीं है कि आप क्यों नहीं सिलेक्ट हो पा रहे। मेरी समझ ये है कि सफल ना होने की बेसिक वजह 2-3 है। एक तो है डिसिप्लिन, कि मेहनत करना लेकिन उसको डिसिप्लिन के साथ ना कर पाना। जैसे 3 दिन पढ़े तो ऐसा दशरथ माझी की तरह पढ़े, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस भाव से पढ़े, और 3 दिन बाद 7 दिन के लिए लेट गए, एकदम आराम करेंगे। 3 दिन ज्यादा पढ़ लिए थे, उसके बाद से दिमाग में चक्कर आ रहा है तो वो ठीक करने के लिए सो रहे हैं। एक तो ये हो सकता है कि लगातार नहीं पढ़ पा रहे। दूसरा, मेहनत पर्याप्त नहीं होती ना, मेहनत से ज्यादा जरूरी है स्ट्रेटेजी। देखिए, अगर मेहनत करने से ही बात बनती तो अगर पशुओं की तुलना की जाए तो गधे घोड़ों की जगह आसीन हो गए होते, पर गधे गधे ही रह के ज्यादा मेहनत करके भी, और घोड़े घोड़े ही है ना। बुरा मत मानिएगा इन शब्दों का, भाव समझिए कि सिर्फ मेहनत से नहीं होता है। कितनी मेहनत कहाँ करनी है, किस गति से, किस अनुपात में, किस त्वरा के साथ, किस त्वरा मतलब स्पीड के साथ करनी है, ये सब अगर गाइडेंस पूरी आपके पास हो, या तो स्ट्रेटेजी आप खुद बहुत अच्छी बनाने में माहिर हो। जैसे मैं जब विद्यार्थी था, मुझे ऐसा लगता था कि स्ट्रेटेजी बहुत आसान चीज है, इसमें क्या दिक्कत है, और मुझे कभी किसी की जरूरत पड़ी नहीं स्ट्रेटेजी बनाने में, क्योंकि सबका अपना अपना माइंड होता है। मेरा जो तरीका है सोचने का वो एल्गोरिथमिक ज्यादा है, तो वो स्ट्रेटेजी बन जाती है आराम से, दिक्कत नहीं आती। हर व्यक्ति का वैसा नहीं होता, कुछ लोग क्रिएटिव ज्यादा होते हैं, कुछ का अलग तरीके से दिमाग काम करता है, तो स्ट्रेटेजी में उतना दिमाग उनका नहीं लगता। तो या तो आप खुद बना ले, या कोई आपका साथ दे आपकी स्ट्रेटेजी बनाने में और एग्जीक्यूट करने में, यही तरीका है। तो मैं स्ट्रेटेजी प्लस गाइडेंस एक साथ लिख देता हूं, तो आप समझ पाएंगे कि इस प्रोग्राम के पीछे हमारा मंतव्य क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है। तीसरा क्या होता है, जैसे हम में से कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होते हैं, कुछ लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। और मैं अपनी क्लासेस में ये बात कई बार समझाता हूं, किसी के कॉन्फिडेंस से किसी के व्यक्तित्व का आकलन नहीं करना चाहिए। चारों संभावनाएं, जबरदस्त व्यक्तित्व, जबरदस्त कॉन्फिडेंस, ये हो सकता है। जैसे मोदी जी, ये भी हो सकता है कि व्यक्तित्व जबरदस्त ना हो और कॉन्फिडेंस जबरदस्त हो। इसका एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा है ना। वैसे ही देश का माहौल ठीक नहीं है, पता लगा इसी पे किसी ने मार दिया और कहा कि यूक्रेन से बम आया था। अभी तो यूक्रेन के नाम पे कुछ भी हो रहा है, सब्जी के रेट बढ़ गए हैं, लोग कह रहे हैं कि यूक्रेन से सप्लाई नहीं आ रही है, इससे टमाटर महंगा हो गया है अजीब हाल है। युद्ध का फायदा सब लोग अपने अपने तरीके से उठा लेते हैं। तीसरा ये भी हो सकता है कि योग्यता ज्यादा हो पर कॉन्फिडेंस कम हो, और चौथा तो होता ही है, योग्यता भी कम, कॉन्फिडेंस भी कम, वो तो खूब दिखता है। तो पहले मैं भी जब छोटा था आपकी तरह, जब मुझसे कोई बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता था ना कि मैं तो आईपीएस बन के मानूंगा, मैं डर जाता था कि ये तो बन ही जाएगा, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। धीरे धीरे कई अनुभवों से मैंने सीखा कि बोलने पे नहीं जाना चाहिए, और अब तो उल्टा हो गया है। प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन होते हैं, जब मुझे कोई बच्चा बोलता है ना कि 70 ठीक है, मैं समझता हूँ इससे तो नहीं होगा। जब कोई कहता है कि नेट स्कोर 140 प्लस आ रहा है, तो
और मेरा अनुमान आमतौर पर ठीक निकलता है ऐसे मामलों में, नहीं ही होता है। फिर वो कई साल तक गीत गाते हैं कि गोला गलत भर दिया था, या रोल नंबर मैंने तो ठीक भरा था, जो इन्विजिलेटर था मुझे गुस्से में देख रहा था, उसने बाद में रोल नंबर चेंज कर दिया मेरा। ऐसी ऐसी बातें, इसी को गालिब कह गए हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो ख्यालों में रहिए, क्या दिक्कत है। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, आप दरअसल कहां खड़े हैं। दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति मुझे बड़ी प्रिय है, तुम्हारे पैर के नीचे जमीन नहीं और कमाल ये है कि तुम्हें इसका यकीन नहीं। पैर के नीचे जमीन है ही नहीं, खड़े हैं हवा में, और कॉन्फिडेंस ऐसा कि बाप रे बाप। तो याद रखना, तुम्हारे पैर के नीचे जमीन नहीं और कमाल है कि तुम्हें इसका यकीन नहीं। ऐसा आपके साथ ना हो जाए। एक मैंने बड़ा अच्छा कार्टून देखा, एक फट्टा रखा हुआ है बैलेंस किया हुआ, उस फट्टे पे आगे एक आदमी खड़ा है, एक पीछे खड़ा है, इसीलिए बैलेंस है। पीछे वाला आगे वाले को लात मार रहा है, तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है, लात मारने से पहले अपना भी देख लो, है ना। कई बार जरूरी होता है कि हमें अपनी जमीन का आइडिया हो। तो हमें ऐसा लगता है कि यदि आपके पास एक साइंटिफिक फीडबैक सिस्टम हो। साइंटिफिक फीडबैक क्या होता है, सारा खेल इसी का है। अगर आपसे कोई पूछे मेंटरशिप क्या है, तो बोलना साइंटिफिक फीडबैक मैकेनिज्म। मूल रूप से ये हमें ये पता ही नहीं होता कि हम कौन से सेगमेंट में कितने अच्छे हैं, कहां कितने बुरे। सब सेगमेंट, टॉपिक, सब टॉपिक, कंसेप्चुअल प्रश्नों में अच्छे हैं या फैक्चुअल में अच्छे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम ठीक कर रहे हैं पर बाकी लोगों की तुलना में टाइम ज्यादा ले रहे हैं। और जब हमें अपनी एक एक चीज, एक एक अच्छाई और बुराई का साइंटिफिक फीडबैक ना मिले, तो हम अंधेरे में तीर मारते रहते हैं। और इसी प्रोसेस में देखिए, प्रीलिम्स जो है ना, पढ़ाई का खेल है नहीं। दरअसल पढ़ाई तो एक पक्ष है, जिसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बेहतर है, प्रीलिम्स उसका निकलना बहुत आसान है। और जो स्ट्रेटेजी में कमजोर है, रणनीति में कमजोर है, उसका प्रीलिम्स निकलना बहुत मुश्किल काम है। बेसिकली हम ये करना चाह रहे हैं कि आपको अपनी तैयारी के एक एक पक्ष में साइंटिफिक फीडबैक मिल जाए, और साथ में एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको मेंटरशिप यानी कि मार्गदर्शन, साथी की भूमिका में आपके साथ खड़ा हो सके, जो आपसे सीनियर हो, जो उन चीजों से निकला हो जिनको आप झेल रहे हैं, और वो आपको बता पाए कि देखो इस चीज में दिक्कत है तो इसका ये समाधान है, ऐसे करो। आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जा सके। अगर ये सब हो जाए, क्या होता है कि 2, 4, 5 नंबर से ही अटकते हैं हम लोग आमतौर पे। वो 5 नंबर की यात्रा बहुत मुश्किल नहीं है इस प्रोसेस में। और इस वजह से हमने इन सब चीजों को मिलाकर एक कंसेप्ट बनाया। हमारी एक बड़ी टीम, करोलबाग में कुछ लोग हैं, कुछ ये हमारी टीम है, सबने मिलकर प्लानिंग की ताकि जो भी बेस्ट हो सकता है वो सारा यहाँ के बच्चों को मिले। और मैं अपनी इंग्लिश की टीम का भी शुक्रगुजार हूँ, उन लोगों ने बड़ी हेल्प की है। उनको भी बड़ी इच्छा है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट अच्छा निकले, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा जो कोर है वो हिंदी माध्यम है, तो उनकी भी कमिटमेंट इस मामले में अच्छी खासी है। हम क्या क्या करने वाले हैं आपके साथ। आपके साथ का मतलब ये नहीं कि मार पिटाई होने वाली है अपनों के साथ, है ना। आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, क्या क्या करेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब तक आपको आइडिया हो गया होगा, जो नहीं हुआ होगा मैं समझा दूंगा। सबसे पहली चीज, आपको मेंटर्स मिलेंगे। मेंटर का मतलब समझ लीजिए ध्यान से। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक मेंटर अलॉट कर देंगे, उसकी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप लोग पढ़ाई के ठीक स्तर पे हैं पहले से। हम क्या करेंगे, जो मेंटर्स की हमारी टीम है, अनुपम एक बार उधर आया, ये अनुपम जी इस टीम के मुखिया हैं। तो जब भी आप मेंटरशिप लाइब्रेरी में जाएं, कोई भी संकट हो तो इनसे मिल लें। अनुपम इनका नाम है, ठीक है। शर्मा जी ऐसा होता है। और जो बाकी टीम है, एक बार आप भी खड़े हो जाइए। ये जो पूरी टीम है, 1-2 मेंबर साथ संडे की वजह से छुट्टी पे हैं, ये सब लोग मेंटर्स हैं आपके, ठीक है। बैठिए बैठिए बैठिए, मैं समझा देता हूँ। करेंगे क्या ये लोग, ये सब लोग, इनमें से एक ऑपरेशंस देख रही हैं, तो
तो वो आपको मेंटरिंग नहीं करेंगी, वो ऑपरेशन देखेंगी, यानी किस बच्चे को क्या दिक्कत है, किससे मिलवाना है, कैसे मिलवाना है। जो लेडी मेंबर हैं गीता, वो ये काम करेंगी। जो बाकी मेंबर्स वो सब ऐसे हैं जिनको प्रीलिम्स और मेंस का अच्छा खासा अनुभव यूपीएससी का है। और इंटरेस्टिंग बात है कि इन 3-4 लोगों में से 3 लोग इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर चुके हैं, उनको अच्छा खासा अनुभव वहाँ का है। लेकिन वो इंग्लिश मीडियम के वो लोग हैं जिनकी हिंदी भी अच्छी है, वो हिंदी में भी कंफर्टेबल है, पर उनको इंग्लिश की दुनिया का भी सारा पता है कि चीज़ें कैसे होती हैं, ताकि कुछ छूट ना जाए। एक हिंदी माध्यम के हैं जिन्होंने कई यूपीएससी के मेंस दिए हुए हैं, वो आपको गाइड करने में ज़्यादा रहेंगे। एक और मेंबर हैं जो आज नहीं आ पाई हैं संडे की वजह से, जिन्होंने कई मेंस यूपीएससी और पीसीएस के दिए, वो भी आपको गाइड करेंगे ज़्यादा। करना क्या होगा कि जब जब कोई डाउट्स होंगे तो ये क्या करेंगे, दिन में 1-2 सेशंस फिक्स कर देंगे। जैसे आपको एक शेड्यूल दिया है कि आज आपको ये पढ़ना है, जिन जिन बच्चों के डाउट्स हैं दिन में 2 या 3 बार टाइम फिक्स कर देंगे। जिन जिन बच्चों के डाउट्स हैं वो उस रूम में जाएंगे और उस समय वो मेंटर उन सब डाउट्स को एक साथ दूर कर देंगे। ये एक बेसिक तरीका है। और जिसको कोई पर्सनल दिक्कत आए, कि पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको सिर्फ इनसे जाके मिल लेना है। ये आपकी सारी समस्याएं, रोटी कपड़ा और मकान नहीं है ना, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी, वो वाली समस्याएं, उन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। बस आपको जहां भी तनाव है मिल लेना है। डीमोटिवेटेड हो तो भी जाके मिल लेना है, मोटिवेशन की व्यवस्था भी करवा देंगे कुछ ना कुछ, है ना। भाव ये है कि आप बस पढ़ें पूरे फोकस से प्रीलिम्स के बारे में, ज़्यादा उसके बारे में ना सोचें। पहली बात स्पष्ट होगी आप लोगों को। मेंटर्स के बाद ये चीज़ आपने देख ली, लाइब्रेरी देख ली आप लोगों ने, बैठ के देखा। तो जब मेरे पास फोटो आई तो मैंने कहा भाई पन्नी तो हटवा देते कम से कम। तो फिर आखिरी जिस दिन शुरू हुआ, रातों रात सारी पन्नियाँ हटाई गई। इनकी इच्छा थी कि नहीं बच्चे बैठ के देखेंगे, उनको अच्छा फील हुआ कि नई कुर्सी है। तो मैंने कहा नहीं ठीक है यार, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, नई कुर्सी है तो क्या हो गया। तो फिर हमने हटा दी, लेकिन अब भरोसा रखिए नई कुर्सियाँ आपके लिए लगाई गई हैं। हमारी टीम की इच्छा थी कि बच्चों को पता होना चाहिए, उनके लिए नई कुर्सियाँ आई हैं। कंफर्टेबल है लाइब्रेरी आप लोगों के लिए। मुझे पता लगा था कि मुखर्जी नगर में जो लाइब्रेरीज हैं वो लाइब्रेरीज कम है, दड़बे ज़्यादा हैं, पिंजरे ज़्यादा है। मैं गया नहीं किसी में, मैंने सुना है कि बहुत छोटी कुर्सियाँ होती हैं और 2 लाइन के बीच से निकलना मतलब लक्ष्मण रेखा पे चलने के बराबर माना जाता है, तलवार की धार पे चलने के बराबर माना जाता है। वो ठीक है, वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं उसके पीछे। तो हमने तय किया कि बच्चे आराम से बैठ सके, खुल के बैठ सके। कुर्सी पहिए वाली है, थोड़ा आगे पीछे झूले भी झूल सके बीच बीच में, वो भी है ना, पीछे ऐसे हो जाता है ना, हाँ, थोड़ा आराम भी कर सके, अंगड़ाई भी ले सके और बीच में चलने की व्यवस्था भी ठीक हो, सामान रखने के लिए भी ठीक हो, लाइट भी हर उसमें लगा देनी है, इंटरनेट का सॉकेट भी हर एक टेबल पे दे देना, दिया होगा ना आप लोगों को, इसलिए कि आपके इस प्रोग्राम में इंटरनेट की भूमिका ठीक ठाक रहने वाली है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे रहने वाली है। तो लाइब्रेरी आपके लिए है, आराम से बैठिए। मेंस के समय तो क्या हुआ, कुछ बच्चे ना बोरिया बिस्तर लेके आ गए थे। मेंस के बाद जब अलमारियां खोली तो उसमें कंबल निकले बहुत सारे वो आ गए थे, हमें दिक्कत भी नहीं थी। कई बच्चे रात को रुक जाते थे कि रात को 2-3 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर सुबह 6 बजे कौन आएगा, यहीं सो जाते हैं। इसमें वो व्यवस्था नहीं है कि आप यहाँ पर रूम मत छोड़ देना अपना रूम नहीं छोड़ना है, ये व्यवस्था नहीं है कि आप यहाँ सोएं या बाकी सब व्यवस्थाएं हो। प्रतीक्षालय नहीं है, लाइब्रेरी है ना। लेकिन हाँ, इसको आप ठीक से पढ़ें। मुझे अभी अभी टीम ने बताया कि बच्चे चाह रहे हैं कि टाइम थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, तो वो देखते हैं टाइम। आप लोग कितने लोग चाह रहे हैं कि टाइम बढ़ा दिया जाए? क्या बात है, सच में पढ़ते हैं आप लोग इतना? अच्छा, लाइब्रेरी आप पढ़ने के लिए आते हैं ना सर, कुछ और तो मामला नहीं। नहीं वो ठीक है, आप बीच में चाय तो पियेंगे ही पियेंगे, इसमें क्या है। ओरिजिनल प्लान था कि 1000 बच्चे चुनेंगे, 3 शिफ्ट रखेंगे, सुबह 6 से रात 12 बजे तक, शायद 6-6 घंटे की शिफ्ट होंगी और 350 बच्चे एक शिफ्ट में रहेंगे। पर वो जो स्कोर हम चाह रहे थे उतना आया ही नहीं लोगों का, तो फिर हमने 552 लोगों को सिलेक्ट किया, प्लस जो मेंस मेंटरशिप वाले बच्चे हैं उनको इसमें इंक्लूड कर दिया। ये प्रोग्राम केवल दृष्टि के विद्यार्थियों के लिए, बाहर के किसी विद्यार्थी के लिए नहीं, प्रीलिम्स वाला। मेंस के प्रोग्राम में बिल्कुल सिंपल है, हिंदी माध्यम से जो भी मेंस दे रहा है वो उसमें निःशुल्क उसका हिस्सा बनेगा। आगे भी ऐसा रहेगा, अभी भी ऐसा रहेगा,
ठीक है, मैं पता करता हूँ दिल्ली पुलिस से कि उनको कोई आपत्ति तो नहीं लाइब्रेरी देर तक खोलने में। अगर देर तक खोलने में उनको आपत्ति नहीं है, मतलब जो सिविक अथॉरिटीज़ हैं, तो हम खुलवा देंगे, हमें क्या दिक्कत है। हमें केवल 4 स्टाफ मेंबर्स चाहिए जो रात को रहें किसी दिक्कत के लिए, तो वो हमारे पास है। इसको भाई नोट कर लो, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते ना 24 घंटे के प्लान पे जाएंगे, अगर पुलिस और एमसीडी से अनुमति मिल जाती है तो, और नहीं तो जहां तक उनसे अनुमति मिल सकती है वहां तक तो बढ़ाई देंगे। ठीक है। एक दूसरी बात ये भी है कि जैसे मान लीजिए पहली शिफ्ट के हैं, पहली शिफ्ट के बाद भी आपका मन कर रहा है कि भी जाने का मन नहीं कर रहा घर पे, और टाइम पूरा हो गया, तो मैंने अभी भी इनसे कहा है कि अगर चेयर्स खाली हों तो दूसरी शिफ्ट में भी बच्चे बैठ सके, अगर चेयर्स खाली हों। यानी पहली शिफ्ट वालों का मूल अधिकार पहली शिफ्ट का है, दूसरे वाला जो है वो एक राहत है, राहत सामग्री टाइप से है कि मिल गई तो ठीक है, वरना आप ये नहीं कह सकते कि मेरा रिट पिटीशन लगा दूंगा कि मुझे नहीं बिठाया गया, है ना। ऐसे शाम वाले बच्चे सुबह आके देख लें, झांक लें, अगर चेयर है तो बैठ जाइए, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन अगर सीट नहीं है तो उठना आपको ही पड़ेगा उस समय। तो पहला अधिकार आपकी शिफ्ट अपनी, लेकिन सेकंड राइट के रूप में दूसरी शिफ्ट भी। तो आप आइए, सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है ना। आप में से कितने लोग सुबह उठ जाते हैं 6 बजे तक? क्या बात है, इसी को मुर्गा प्रकृति शास्त्रों में कहा गया। तो आप सुबह 6 बजे आ जाते हैं, 6 बजे आ जाते हैं। कितने बच्चे आते हैं 6 बजे? अरे वाह, बहुत बढ़िया। और कितने लोग हैं जो शाम की शिफ्ट में एकदम रात तक, जब तक बंद नहीं होता, रहते हैं उस समय तक? गुड। और इस बीच में केवल पढ़ाई करते हैं, मतलब पढ़ाई चाय यही सब करते हैं, बाकी सब तो नहीं कि पान की दुकान पे चली आना 3:30 बजे, वो सब तो नहीं करते ना। तो अच्छा, आप पढ़ाई कीजिए, हम पूरा सपोर्ट करेंगे, सुबह भी आई शाम भी आइए, क्या दिक्कत है। एक काम और करो, टेस्ट में जो 100 बच्चे टॉप करें उनको दोनों बार की परमिशन स्टैट्यूटरी तरीके से दे दो। हर टेस्ट में जो 100 बच्चे टॉप करेंगे उनको दोनों शिफ्ट में बैठने की परमिशन वैधानिक रूप से मिल जाएगी। ठीक है, एक ये भी कर सकते हैं। इतनी सीट तो आई हमारे पास, लेकिन वो परमिशन कितनी चलेगी? 3 दिन चलेगी सिर्फ। अगले टेस्ट तक जो लगातार हर टेस्ट में आते रहेंगे उनको लगातार मिलती रहेगी। इसका मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी टीम से बात करके बनवाओ कुछ। एक हाँ, मैं बता रहा हूँ उसके लिए, अभी उस पर टेस्ट पे आएंगे, सारी बात समझाएंगे। लेकिन मुझे एक बात दिमाग में, तो मैंने कह दिया हम कोई व्यवस्था करेंगे ताकि जो बच्चे ज़्यादा सीरियसली पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने चाहिए, है ना। मेरिटोक्रेसी कहीं तो आनी चाहिए ना, हर जगह आप केवल समाजवाद से काम नहीं चला सकते, कहीं तो गुणतंत्र भी हो, मेहनती व्यक्ति को पुरस्कार मिलना चाहिए। अब देखिए, जो टेस्ट आपके हैं, सबसे पहले ना 2 बातें ध्यान रखिए। एक चीज़ है दृष्टि लर्निंग ऐप, जो आप सबके पास है ही, एंड्रॉयड फ़ोन आपके पास है ही, उस पर दृष्टि लर्निंग ऐप है ही आपके पास। और दूसरी चीज़ हमने आपकी सुविधा के लिए बना दी है, जिसका नाम है दृष्टि लर्निंग ऐप .com। पूरी स्पेलिंग में लिखने के मूड में नहीं, आप समझ ही रहे होंगे, www या http://www.drishtilearningapp.com। दृष्टि लर्निंग ऐप की ही आप समझ लीजिए कॉपी वो है कंप्यूटर पे। आप जो लॉगिन आईडी पासवर्ड इसमें यूज करेंगे वही वहां भी यूज कर सकते हैं। वीडियो छोड़ के, क्लासेस छोड़ के सब कुछ वहां भी है, यहाँ भी है। ये क्यों किया है? कुछ बच्चों को कंप्यूटर पे सुविधा ज़्यादा रहती है, फ़ोन पे दुखी होते हैं, तो हमने ऑप्शन दे दिए। अगर लैपटॉप है और आप यूज़ करते हैं तो लैपटॉप लेके आ जाइए, उस पर काम कर लीजिए। सबसे अच्छा है कि एक टैबलेट अगर आप मैनेज कर लें एंड्रॉयड का, जो 8-9 इंच वाला 6-7-8 हज़ार तक का आ जाता है नया, सेकेंड हैंड तो मेरे ख्याल बहुत सस्ता आ जाता होगा। अगर एक टैबलेट होगा तो फ़ोन पे देखते हुए थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, तो वो दिक्कत नहीं होगी। और फ़ोन में ये भी है कि देख रहे थे क्लास इतने में, वहाँ से फ़ोन आ गया, अब उसके सामने टीचर क्या करेगा? अब हट, अभी तो हम बात करेंगे, फ़ोन आया मजाक है। तो फ़ोन में वो सब खतरे हैं, उनसे बचने की व्यवस्था कर सकते हैं। ये 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। टेस्ट कैसे होंगे आपके? टेस्ट से पहले एक शेड्यूल आपको मिला होगा, नहीं तो प्रोस्पेक्टस देख लीजिएगा, जो वेबसाइट है इसकी, और आपके दृष्टि लर्निंग ऐप के जो प्रोग्राम है उसमें फीचर्स नाम से एक टैब है,
उसमें जाएंगे तो वहां सारा मिल जाएगा। शेड्यूल आपने सारा देख लिया। जैसे पॉलिटी है, हमने इसके लिए 14 डेज रखे, कुल 85 दिन हमारे पास है। शुरू में 90 दिन सोचे थे, जब लेट हुआ तो हमने थोड़ा सा स्क्वीज करके 85 डेज कर लिया। फिर जैसे इकोनॉमी है वो भी 14 डेज का है, आमतौर पर 14 डेज दिमाग में हमारे था। भूगोल जो है ये भी 14 डेज का है, पर भूगोल में अगर आप जोड़ देंगे एनवायरनमेंट को तो 7 दिन और जुड़ जाएगा, अगर आप जोड़ देंगे मैपिंग को तो 2 और जुड़ जाएगा। तो ये 23 दिन में जैसे भूगोल भी हो गया, एनवायरनमेंट भी हो गया, मैपिंग का सेक्शन भी हो गया। फिर जब हिस्ट्री की बात आई तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा वेटेज दी। वो वेटेज दी उसके हिसाब से कि कितने प्रश्न आते हैं कहाँ से, तो 12 दिन उसके रखे, फिर 7 दिन मिडिवल एंशिएंट हिस्ट्री के रखे, और शायद 6 दिन रखे कल्चर के। तो ये कुल मिला के 25 दिन का हिस्सा हिस्ट्री का हो गया। तो ये अनुपात उसी हिसाब से है जैसा परीक्षा में रहता है। इसके अलावा ये कितना हो गया, 28, 51, 76 दिन, बाकी बचे 9 दिन। तो साइंस टेक के 6 दिन, और उसके बाद जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उसके लिए 3 दिन रखे। ये सारा मिला के कुल 85 डेज का प्रोग्राम है, जो 24 फरवरी से शुरू हुआ है। तो आप मान के चल सकते हैं कि 19 मई को संभवतः ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने टेस्ट में डिवाइड कर दिया। टेस्ट किस तरह के हैं, 2 तरह के हैं। जैसे पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी के 14 दिन का शेड्यूल आपको मिल गया होगा, है ना, आपकी ऐप में दिया हुआ है। उसमें एक एक चीज लिखी है कि डे 1 पे आपको क्या क्या पढ़ना है। और मैं आपसे कह रहा हूं जरा 3-5 मत कीजिएगा, उसको फॉलो कर लीजिए बस। जब कोई स्ट्रेटेजी आपके लिए पूरी बना रहा है और कई लोग मिलकर बना रहे हैं, और वो सब लोग जो पहले प्रीलिम्स कई बार निकाल चुके हैं वो बना रहे हैं, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाइए, उसको फॉलो कीजिए। अपना दिमाग लगाने के लिए किताबें हैं ना, उसमें लगाइए। 14 दिन में पॉलिटी के सारे सेगमेंट्स कवर करने हैं आपको, और हर 3-3 दिन में टेस्ट देने हैं। तो जो पहला टेस्ट होंगे उनको हमने कहा सेक्शनल टेस्ट, जो 3-3 दिन के सिलेबस पे बेस्ड होंगे। पहला टेस्ट आपका हो गया होगा कल, दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो और वो टेस्ट देना कहाँ है, ऐप पे देना है या वेबसाइट पे देना है, आपको जब देना हो। जिस दिन का लिखा है उस दिन वो टेस्ट अपने आप सुबह 9 बजे ऑन हो जाएगा, और हम उस रात की 9 बजे के बाद आपके टेस्ट को काउंट नहीं करेंगे, खुला रहेगा, बंद नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, जिस दिन टेस्ट का टाइम है सुबह 9 बजे शुरू होगा, रात 9 बजे खत्म होगा, उसी बीच में टेस्ट देना है आपको जब देना चाहें। 2-4 बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जॉइंट वेंचर में टेस्ट दें कि पहले 100 महीना ज़रूरी है लाइब्रेरी में बैठने के लिए, तो इतना हम ध्यान रखेंगे नहीं। अब यही सब करेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको उस रात 9 बजे तक टेस्ट देना है। 9 बजे के बाद देंगे तो वो हमारे डेटा में काउंट नहीं होगा। दे सकेंगे आप, उसमें दिक्कत नहीं, पर हम काउंट नहीं करेंगे, और हमारे हिसाब से उस टेस्ट में एब्सेंट है, बेशक आप उसके बाद दे दें। तो जैसे ही एब्सेंट हुए फिर समझ रहे हैं क्या होगा, 1 या 2 ऐसी रिपोर्ट्स आई तो उसके बाद टाटा बाय बाय, कि अपने रूम पे जाइए वहीं पढ़िए, इसके बाद हमारा सपोर्ट सिस्टम खत्म। उसके बाद तो सेक्शनल टेस्ट जैसे पॉलिटी में 4 होंगे, ये खुलेंगे 12 घंटे के लिए, सुबह 9 से रात 9 तक, और उसी दिन खुलेंगे। उससे पहले आप चाहेंगे तो भी नहीं खुलेंगे, वो लॉक दिखेगा आपको वहां। और उसके बाद एक रिवीजन टेस्ट है जो होगा 100 क्वेश्चंस का, और ये जो सेक्शनल टेस्ट है ये होंगे 50 क्वेश्चंस के। हर टेस्ट इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। आपकी ऐप पे एक बटन बना हुआ राइट साइड में ऊपर, लैंग्वेज का इंग्लिश हिंदी। हिंदी में देखा प्रश्न, आपको लग रहा है इंग्लिश में देखना जरूरी है, इंग्लिश क्लिक कीजिए, इंग्लिश में आ जाएगा, फिर वापस हिंदी में आ जाइए। जो क्वेश्चन जब चेंज करना हो, दोनों भाषाओं में पैरेलल प्रोसेसिंग दोनों की चलती है। ऐप पे हमने ये मैकेनिज्म बना रखा है, तो आप उसका इस्तेमाल जैसे एग्जाम में करते हैं कि हिंदी में पढ़ा नहीं समझ में, इंग्लिश में पढ़ लिया, तो वो सिस्टम यहाँ पर भी है, उसका इस्तेमाल भी कर लीजिए अभ्यास के लिए। रिवीजन टेस्ट से हम आपकी परफॉर्मेंस का वैसा आकलन नहीं करेंगे, वो आपके रिवीजन के लिए है, और ये 4 दिन तक खुला रहेगा। हम इसको मेजर करेंगे, लेकिन ये इतना अनिवार्य नहीं है, ऐसा नहीं, मतलब सरल भाषा में कहूं, सेक्शनल टेस्ट पहला जब तक आप नहीं देंगे सेकंड खुलेगा ही नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। 9 से 9 का टाइम है, आप देना भूल गए
आपने सोचा ये वाला टॉपिक तो आसान है, अगला ही दे देता हूं, आप दे ही नहीं सकते अगला। जब तक टेस्ट 1 नहीं देंगे टेस्ट 2 खुलेगा ही नहीं। और इसका मतलब ये हुआ कि आपको सारे टेस्ट देने होंगे अगर आखिरी टेस्ट देना है तो। स्पष्ट हुआ? लेकिन रिवीजन टेस्ट में ये व्यवस्था नहीं है, वो दिए बिना भी अगले सेगमेंट के टेस्ट खुल जाएंगे आपके, मतलब पहले टेस्ट खुल जाएगा। तो रिवीजन टेस्ट आपकी चॉइस है। अगर आपको लगे कि अब मैंने पूरा पॉलिटी पढ़ लिया, एक बार रिवाइज करके देखता हूं, दे दीजिए। नहीं मन कर रहा मत दीजिए, बाद में दे दीजिएगा। वो देने के बाद आपका मन करे और टेस्ट चाहिए मुझे, इनसे बोल दीजिएगा और ढूंढ के लेंगे टेस्ट आपके लिए और दे दीजिएगा। पर वो उस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, अलग से हम आपकी हेल्प कर देंगे। और मेरी सलाह ये कि जब भी कोई टॉपिक हो ना, पहले पे नोट्स पढ़ लीजिए जो भी आपने पढ़े अब तक, फिर प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की जो बुक है पीपीएस, उससे वो टॉपिक कवर कर लीजिए पूरा, फिर इस टेस्ट में आइए। इतना ही नहीं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हम आपको दे रहे हैं, मैं भी बताऊंगा कैसे मिल रहे हैं आपको। वैसे वो पीपीएस में भी हैं, अगर पीपीएस कर लिए तो वहाँ कवर हो जाएगा, लेकिन वहाँ कवर नहीं किया तो आप देखने के लिए ऐप में भी पिछले सालों के क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं भी समझाता हूँ कैसे देख सकते हैं। ये पूरा मैकेनिज्म स्पष्ट हो गया आप लोगों को। इतने इतने दिन है। सेक्शनल टेस्ट आमतौर पे इकोनॉमी में भी 4+1 यानी कि 4 सेक्शनल 1 रिवीजन। ज्योग्राफी में यहाँ 4+1 है, यहाँ 2+1 है, यहाँ 1 है, तो 6+3 आप कह सकते हैं। हिस्ट्री में 4+1 2+1 2+1, तो 8+3 लगभग टेस्ट हैं। साइंस टेक में 1+1 है, इसमें 1 है। इतने टेस्ट आप लोगों के होने वाले हैं। और मैं दावे से कह रहा हूं कि अगर इतने टेस्ट दे दिए सीक्वेंस में, और उसके बाद असली बात तो भी आएगी, उसके बाद आपको टेस्ट देने हैं बेसिकली, और पीपीएस पढ़ते हुए दिए। प्रीलिम्स कोई एग्जाम थोड़ा ना होता है, प्रीलिम्स तो मजाक होता है। कैसे नहीं होगा प्रीलिम्स? भाई हमने तो 4 बार प्रीलिम्स दिए, हमारे समय में 4 अटेम्प्ट से 4 बार हो गया था आराम से। कभी लगा ही नहीं कि कोई एग्जाम है, तो था कि फॉर्मेलिटी है, जाना है हो जाना है, उसमें क्या है। अब इतना हल्ला मच गया प्रीलिम्स का कि प्रीलिम्स पता नहीं पहाड़ हो गया एकदम। अब सोचिए ना, जिस आदमी को 10 लाख में पहले 100 में आना है आईएएस बनने के लिए, वो कह रहा है कि मैं पहले 12,000 में नहीं आ पा रहा। शोभा देता है? कैसा लगता है सुन के? सोचिए 12,000 में नहीं आ पा रहा। तो प्रीलिम्स ना हो तो फिर केवल लोकसभा विधानसभा सोचिए, फिर वही रास्ता बचता है, मतलब पावरफुल होने का, ताकतवर होने का। अब जो टेस्ट में लॉकिंग मैकेनिज्म मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आपने देख ही लिया होगा कि जब आप एक टेस्ट देंगे तो उसके बाद के टेस्ट सारे ऐसे लॉक्ड दिखेंगे आपको। ये लॉक खुलेगा टेस्ट के दिन सुबह 9 बजे। स्पष्ट है यहां तक की बात? रात को 9 बजे लॉक लग नहीं जाएगा, खुला रहेगा, पर हम काउंट नहीं करेंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस हमारे लिए मीनिंगलेस है उसके बाद। और हम अपना जो रिपोर्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके बेस पे बनाएंगे और फैसले उसके बेस पे करेंगे। हाँ, एक आध बार कोई बच्चा किसी जेन्युइन वजह से न दे पाए टेस्ट, आप अपने रिकॉर्ड्स में मैनेज कर लीजिए, लेकिन पूरे इस शेड्यूल में किसी बच्चे को मैक्सिमम 2 बार ये छूट देनी है कि वो उस दिन टेस्ट नहीं दे पाया। 2 बार मैक्सिमम, आपके सामने बोल रहा हूँ पूरी टीम को। जो भी 25 30 50 टेस्ट होंगे, अधिकतम 2 बार आप ये कर सकते हैं कि उस दिन टेस्ट नहीं दिया और आपने उनसे रिक्वेस्ट कर ली, ये आपका नोट कर लेंगे नाम, और 2 बार होते तीसरी पर घंटी बज जाएगी, ध्यान रखिएगा। 2 बार तक परमिशन है। इसके बाद ये है कि जो स्पेशल क्लासेस हैं वो भी समझ लीजिए। क्लासेस की जरूरत आपको है नहीं वैसे, पर हमने फिर भी एक प्रोविजन बनाया, क्योंकि मैंने अपनी टीम से ये कहा, इंग्लिश और हिंदी की टीम से, कि जो इंग्लिश में हो वो सब हिंदी में भी होना चाहिए, ताकि पैरेलल रहे, एकदम सब चीजें समान रहे। वहां कुछ ऐसे बच्चे आने वाले थे जिन्होंने कभी क्लास नहीं की है, अपनी अब तैयारी कर रहे हैं। यहाँ वो बच्चे हैं जो पहले पढ़ चुके हैं, तो अंतर है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी की क्लास करने का मतलब मोटा मोटा होता है 50 क्लासेस या 55 क्लासेस और 2 से 2.5 घंटे की एक क्लास। तो लगभग 110 से 125 घंटे आप पढ़ते हैं पॉलिटी की क्लासेस, प्लस बुक्स नोट्स को जो पढ़ते हैं वो अलग से टाइम है। अब इस पूरे को रिवाइज करना आसान काम तो है नहीं, तो हमारी टीचर्स की टीम में जो ऑनलाइन हमारे टीचर्स की एक टीम है, जो यहाँ है वो नहीं, एक टीम है जो ऑनलाइन कोर्सेज हमारे मैनेज करते हैं टीचर्स, वो स्टूडियो में क्लास लेने के एक्सपर्ट हैं एकदम। तो हमने उनसे निवेदन किया कि भाई कुछ ऐसा करो कि बहुत कम टाइम में भागते भागते रिवाइज करवा दो।
और मैं जानता हूँ कि आपको आमतौर पर ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी तो पॉलिटी में हमारे एक अध्यापक से जब निवेदन किया हमने, तो पहले तो वो बोलेंगे सर हो जाएगा, 2-2 घंटे की 3 क्लास में निपटा देंगे। कहना आसान होता है, फिर जब क्लास शुरू होती है ना, पता नहीं चलता 2 घंटे कब 4 घंटे हो जाते हैं। लेकिन ये है कि जो आपने 125 घंटे में पढ़ा, अब शायद वो पूरा का पूरा हिस्सा आपको 15 से 20 घंटे में मिल जाएगा। भागते भागते रिवीजन, जितने प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स में उन सबको ध्यान रखते हुए आर्टिकल 14 के बारे में 3 बातें खटाक खटाक, आर्टिकल 15 2 बातें, 16 3 बातें, इस तरह से करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि जिनको जरूरत है वो उसको सुन ले। तो अभी आपको पॉलिटी की मेरे ख्याल से रिवीजन क्लास 1 या 2 मिल चुकी होंगी, जो पहला हिस्सा आपका है। अब तो सेकंड टेस्ट आ रहा है, तो 2 मिल गई होंगी आपकी क्लासेस। वो मिलेंगे कैसे? एक टेस्ट आप देंगे, जिस दिन टेस्ट है उस दिन आपको अगले टेस्ट की क्लास मिल जाएगी। टेस्ट 1 के दिन टेस्ट 2 की क्लास मिल जाएगी, टेस्ट 2 देते ही टेस्ट 3 की क्लास मिल जाएगी। और ऐसा नहीं कि हमें टेस्ट दिया क्लास आ गई, ऐसा नहीं, उस दिन मिलेगी, सबको एक साथ मिलेगी। तो ऐसा हो सकता है कि हमें टेस्ट रात को दिया, उससे पहले अगले टेस्ट की क्लास मिल चुकी है, तो इससे फर्क भी क्या पड़ता है हमें। किसी सेगमेंट में आगे चल के संभव हुआ तो हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए भूगोल का सेगमेंट शुरू हुआ, तो हमने भूगोल की 3-4 क्लास एक साथ दे दी, क्योंकि कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम सारा एक साथ देख लें, 3 दिन के बाद ना देखें। लेकिन अभी हमने जो प्लानिंग की है, हर 3 दिन में एक क्लास आपके अकाउंट में अपलोड होगी, चाहें तो देखें, और यदि आप कॉन्फिडेंट हैं कि उसके बिना काम चल रहा है तो मत देखिए, आपकी चॉइस का मामला है। इसको बोलते हैं क्विक रिवीजन क्लासेस। दूसरी जो क्लासेस हैं वो हैं टेस्ट डिस्कशन क्लासेस। जैसे आपने टेस्ट कर दिया, अब टेस्ट देने के बाद आपके मन में कुछ खुराफात तो आई होगी कि मेरा आंसर गलत नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है, और कभी कभी क्वेश्चन नहीं, व्यवस्था ही गलत है। अगर किसी ने पूछा भारत के राष्ट्रपति क्षमादान कौन से आर्टिकल में करता है, तो कुछ बच्चे बोलते भी मैंने 72 लगाया था, मशीन में खराबी है, उसने कुछ और लिख लिया। कुछ बोलते नहीं, संविधान गलत है, 170 में होना चाहिए था, क्योंकि 70 राउंड फिगर है, 72 में क्यों कर रखा है, तो संविधान गलत है। तो उस लेवल पे नहीं जाना है। तो आपके मन में जो ऐसे खुराफात वाले प्रश्न आएंगे, ये जो टेस्ट बनता है ना, हम पता है क्या करते हैं, टेस्ट जो टीम बनाती है फिर ट्रांसलेट होता है, फिर हम लगभग 10 सीनियर मेंबर से टेस्ट सॉल्व करवाते हैं पूरा, कि पूरा सॉल्व करके ये बताओ कि क्या किसी प्रश्न में कोई दुविधा हो रही है, किसी ऑप्शन में गलती हो, अनुवाद में गलती हो। मुझे भरोसा है कि हम यूपीएससी से बेहतर काम कर रहे हैं इस मामले में, अनुवाद वगैरह के मामले में और चीज़ों को ठीक करने के मामले में। तो फिर भी एक आध गलती हो सकता रह जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो टेस्ट की डिस्कशन का मतलब है कि एक एक क्वेश्चन पे जो ऑप्शंस हैं जल्दी से बताते गए, और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस टेस्ट डिस्कशन क्लास में देख के आप उसको सॉल्व कर लीजिए। ये इसलिए है कि आपको हर बात के लिए मेंटर से बात ना करनी पड़े, अपने आप चीजें सॉल्व होती जाए। इसके बाद फिर भी कोई डाउट रह जाए, मान लीजिए कोई डाउट हो, तो कहाँ जाना है, सीधे मेंटर्स के पास जाना है कि ये डाउट है। देखिए मेंटर्स ने प्रीलिम्स निकाला है कई बार, मीन्स दिया है, आपसे ज्यादा अनुभवी है, पर ऐसा हो सकता है कि एक डाउट उनकी रेंज से परे का हो, टीचर की जरूरत उसके लिए हो, तो टीचर से ही बात करवा देंगे आपकी। ऐसा होगा तो हम टीचर्स को यहाँ बुला भी लेंगे, क्लासेस भी करवा देंगे कभी कभी अगर जरूरत होगी। तो जब आपके डाउट्स इकट्ठे होंगे नोट कर लेंगे, जो हमारी फैकल्टीज इस प्रोग्राम में कनेक्टेड है हमारे साथ, क्योंकि जो क्लासरूम के टीचर्स हैं उनके पास उतना समय नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारे जो ऑनलाइन फैकल्टीज हैं उनसे हमने बात की हुई है, समय उनके पास है। तो हम किसी छोटे क्लासरूम में, जैसे मान लीजिए अगर 20 बच्चे हैं, छोटे क्लासरूम में बुला लेंगे, ज्यादा होंगे तो यहाँ बुला लेंगे, और हम डाउट क्लास करवा देंगे पूरी। और डाउट क्लास होगी आप लोगों की, मतलब जब आप इनिशिएटिव लेंगे उसके बेस पर। और जब भी कोई डाउट क्लास होगी तो उस डाउट क्लास को या डाउट रिजोल्यूशन क्लास को भी हम आपकी ऐप पे अपलोड कर देंगे, ताकि जो बच्चे नहीं भी आए उनके पास भी ऑप्शन हो कि वो क्लास को देख सके। सिस्टम समझ में आ रहा है? तो क्लासेस में जब जाएंगे 3 तरह की क्लास मिलेंगी। एक क्यूआरसी है, क्यूआरसी क्या है, क्विक रिवीजन क्लास। आपकी चॉइस है, देखना हो देखिए, नहीं देखना हो मत देखिए। टेस्ट डिस्कशन क्लास, वो भी चॉइस है, अगर आपको टेस्ट सारा समझ में आएगा तो ठीक, नहीं तो देख लीजिए उसको। और टेस्ट के एक्सप्लेनेशंस प्रिंटेड भी मिलेंगे आपको, मतलब उसमें ऐप में ही पीडीएफ में। जैसे आपको एक क्वेश्चन की व्याख्या पढ़नी है, पीडीएफ देख लीजिए, बात खत्म।
उससे नहीं समझ में आ रहा तो क्लास में जाके उस क्वेश्चन में जाके सुन लीजिए व्याख्या उसकी। इससे ज्यादा क्या और हम अपेक्षा कर सकते हैं। जो कंटेंट है, स्टडी मटेरियल है, बेसिकली तो आपको इसकी जरूरत है नहीं। आपने पढ़ा हुआ सारा, नोट्स भी आपके पास है, क्लास की हुई है, नोट्स बनाए होंगे। अपने नोट से अच्छा कुछ नहीं होता रिवीजन के लिए, सबसे अच्छा वही होता है। तो बेसिकली कोई जरूरत है नहीं। लेकिन हम जो चीजें दे रहे हैं, एक तो देंगे शॉर्ट नोट्स। किसी किसी टॉपिक पर मान लीजिए हमें लगता है कि कोई एक टेबल की फॉर्म में या माइंड मैप की फॉर्म में कुछ चीज अच्छी सी अवेलेबल है, तो हम पीडीएफ में दे देंगे आप। जैसे मान लीजिए कि 1935 का अधिनियम है, 1919 का अधिनियम है, उन सब में क्या अंतर है, एक टेबल की फॉर्म में मिला तो हमने आपको दे दिया कि देखना हो तो देख लीजिए, प्रिंट आउट लेना प्रिंट आउट ले लीजिए, जैसे भी देखना हो। लेकिन अगर आपके पास पहले से वो चीजें तैयार हैं तो उन्हीं को फॉलो कीजिए। और पाठ्य सामग्री में इसके अलावा एक चीज हम देने वाले हैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको मिल भी रहे होंगे आजकल, है ना। जैसे पॉलिटी में जो पहला टेस्ट होना है, उन टॉपिक्स के जो सवाल यूपीएससी में आ चुके हैं, हमने एक साथ आपकी ऐप में रख दिए हैं, ऐप में भी और वेबसाइट पे भी। तो यदि आपका मन करे टेस्ट से पहले कि मैं देख लूँ पहले क्या क्या सवाल यूपीएससी में आए हैं, मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, देख लीजिए, उसके बाद आइए। लेकिन वो क्वेश्चंस क्योंकि प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में हैं ही, अगर आपने पीपीएस ठीक से कर लिए तो उसकी ज़रूरत नहीं है। पीपीएस नहीं कर पा रहे तो कम से कम इनको देख लें, तो एक थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस का लेवल ऊंचा रहेगा। असली चीज जो है वो एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स कल तक आपको दिख नहीं रहे होंगे, टेस्ट दिया ही नहीं था तो कहाँ से दिखेंगे? टेस्ट देने के बाद दिखेंगे ना। अभी तो टेस्ट आपने दिया ही है पहला, और केवल आपके देने के बाद भी नहीं दिखेंगे। टेस्ट 1 की मियाद जब पूरी होगी, जब सबने दे दिया होगा, तब दिखेगा ठीक से। तो क्या होगा, 50 तरह के एनालिटिक्स है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना खूबसूरती से उनका इस्तेमाल करते हैं। और कभी ना समझ में आए तो मेंटर से मिलिए, ये आपको ये भी समझा देंगे कि आपको इन एनालिटिक्स में क्या क्या देखना है, कैसे देखना है। नहीं समझ पा रहे, इनसे मिल लीजिए, ये देख के बता देंगे। इनके पास जो पैनल है उसमें तो आपके एनालिटिक्स पूरी कुंडली आपकी इनके पास है। आपके पास तो कुछ ही हस्तरेखाएं हैं, इनके पास पूरी कुंडली आपके पास रहेगी। तो ये अपने सिस्टम में जब देखेंगे तो उसमें तो पूरी कुंडली खोल देंगे कि यहां तक बता देंगे कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 में 18 सेकंड लिए, जबकि एवरेज उसमें 12 सेकंड लिए गए हैं। आपने 6 सेकंड एक्स्ट्रा लिए हैं इस क्वेश्चन में। तो इस लेवल पे हम चीजें कर रहे हैं, आपको बस देखना है कि फायदा कैसे उठाएं। जैसे ये है, एक एनालिटिक्स का फोटो मैं ले आया हूं। पॉलिटी टेस्ट 1, स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, ये आपके अंक हैं। हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, ये हाईएस्ट है। तो आपको पता लग गया कि जो सबसे अच्छा बच्चा है मैं उसकी तुलना में कितना छोटा हूं। फिर आपको पता लगा कि एवरेज मार्क्स कितने हैं, एवरेज ही हैं। तो आपको खुशी हुई कि चलो मैं औसत से थोड़ा सा ऊपर हूं। ना, आपको ये थोड़ी सी तसल्ली हुई कि मैं औसत से थोड़ा सा अच्छा चल रहा हूं। लेकिन ये दूसरे वाला बच्चा क्या करेगा, इसका तो ये स्कोर है, एवरेज ये है, हाईएस्ट ये है। इस बच्चे को एनालिटिक्स दिखाना नहीं है किसी को, खुद देख के बंद कर देना है और पढ़ाई करनी है अगले टेस्ट के लिए ठीक से, ताकि अगली बार दिखाने लायक एनालिटिक्स बन जाए। ठीक है, तुलना। और मजे की बात क्या है, इंग्लिश मीडियम में मेरे ख्याल से 100 प्लस बच्चे, कितने बच्चे अभी 100 के आसपास हो गए थे ना उसमें, हाँ। तो जो करोड़बाग में बच्चे हैं 100 के आसपास इसमें है। यहाँ 552 प्लस जो मेंस मेंटरशिप के बच्चे हैं, उनका कितने लोग जुड़ गए हैं अभी, 100 के आसपास वो है। तो 662 ही मान लीजिए, 600 मान लीजिए अभी, 100 वो 700। ये जो अगर कंपैरिजन होगा, ये केवल आप लोगों में नहीं होगा, ये उनसे भी होगा। ये 700 में होने वाला है। और असली बात तो इसके बाद आएगी, वो ये है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज कर करके तबाह कर दिया पिछले 10 दिन में कि हम दिल्ली में है नहीं, दिल्ली में आ भी नहीं सकते हैं, हमें लाइब्रेरी नहीं चाहिए, बाकी सब तो हमें दे दीजिए। तो मैं घबरा गया। फिर मैंने अपनी टीम से पूछा, मैंने कहा भाई बड़े हमले हो रहे हैं, आप बताइए क्या हो सकता है। तो उन लोगों ने रात दिन मेहनत करके ये सिस्टम बना दिया है कि हम अगले 5-7 दिन में, मैक्सिमम 8-10 दिन में, ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन भी ले जाएंगे। आपको तो विशेष सुविधा है, लाइब्रेरी में आइए, बैठिए, आराम से पढ़िए, मेंटर बाबू साथ में है, इनसे मिलिए, ये आपको विशेष सुविधा है। इनको छोड़ के बाकी सुविधाएं हम ऑनलाइन भी दे सकते हैं।
और हमने तय किया कि दृष्टि में जितने बच्चे जीएस पढ़ के गए हैं उन सबको ये व्यवस्था हम फ्री में करवा देंगे, बस वो पढ़े। और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, आज से 20 दिन बाद आपका जो रैंक आएगा वो 2500 में आएगा। अभी 600 में आ रहा है, फिर 2500 में होगा। और सबसे मजे की बात पता है क्या है, जैसे आपने आज टेस्ट दे दिया और ऑनलाइन तो शुरू 5 तारीख को हुआ, उनकी डेट्स बाद में है, तो मान लीजिए कि जो टेस्ट आपने 26 फरवरी को दिया है, कल दिया, मान लीजिए कि वो टेस्ट उन बच्चों का 7 मार्च को है। जब वो सारे देंगे तो रिजल्ट आपके भी चेंज हो जाएंगे उस दिन। तो जब आप कहेंगे कि मेरा रैंक तो 600 में से तीसरा था, फिर अपने मम्मी से मम्मी दिखाऊं, तो जैसे ही उनके पता लगा 2700 में से 84वां रैंक है, आप कह रहे ये क्या हो गया। तो दुनिया परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं है दुनिया। आपका जो रैंक आएगा वो चेंज होता रहेगा। लेकिन हाँ, हमारे पास ये मैकेनिज्म है कि हम ये देख सकें कि लाइब्रेरी में बैठने वाले बच्चों में पहले 100 रैंक इनके हैं और उनको विशेष सुविधाएं हम दे सकें, ये हम करेंगे। एनालिटिक्स में बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ दिखाना संभव नहीं है। उसमें एक तरीका और भी है, जैसे हिस्ट्री है, आपने एक सेक्शन चूज करना है अपना। हिस्ट्री में भी आप चूज कर लीजिए, मिडिवल में मुझे देखनी परफॉर्मेंस अपनी, या कल्चर में देखनी अपनी परफॉर्मेंस। हर टेस्ट में करंट अफेयर्स भी अगर ध्यान रखिएगा, 5 क्वेश्चन हर टेस्ट में करंट अफेयर्स के हैं, किस महीने के हैं आपको शेड्यूल में मिला हुआ, साथ साथ पढ़ते रहिए। ये एनालिटिक्स किस तरह से काम करेंगे मैं आपको समझाता हूं। हमने किया क्या है कि हर क्वेश्चन जो बनता है, हमारी टेस्ट सीरीज टीम इस पर काम करती है, वो क्वेश्चन बनाती है, फिर वो क्वेश्चंस की मल्टीपल टैगिंग करती है। मल्टीपल टैगिंग का मतलब क्या हुआ, एक टैगिंग है कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मीडियम है या इजी है, तो हर क्वेश्चन पे इन 3 में से एक टैग जुड़ता है कि किस कैटेगरी का क्वेश्चन है। दूसरा होता है कि ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है या फैक्चुअल है, और कहीं कहीं कंसेप्चुअल प्लस फैक्चुअल होता है, तो उसको हमने मिक्स्ड नाम दे रखा है, कंसेप्चुअल है, फैक्चुअल है या मिक्स्ड है। फिर ये क्वेश्चन स्टैटिक है या करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। मिक्स भी हो सकता है, लेकिन उसको हमने भी अलग से नहीं किया, 2 में रखा कि अगर करंट अफेयर्स की वेटेज ज्यादा है तो करंट अफेयर्स मान लेंगे, वरना स्टैटिक मान लेंगे। और फिर ये क्वेश्चन कौन से सेगमेंट का है, कौन से टॉपिक का है, कौन से सब टॉपिक का है, ये सब टॉपिक का लेवल अभी हम ला रहे हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा हमें। जब ये चारों टैग्स लगे होंगे हर क्वेश्चन के ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप टेस्ट देने के बाद एनालिटिक्स देखेंगे, और मान लीजिए आपको ये देखना है कि पॉलिटी में मेरी पकड़ कंसेप्चुअल लेवल पे कैसी है, आप केवल पॉलिटी कंसेप्चुअल क्लिक करेंगे और पॉलिटी के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या है, हाईएस्ट क्या है और एवरेज क्या है, आपको तुरंत अपनी हैसियत समझ में आ जाएगी। प्राचीन भारत के फैक्चुअल क्वेश्चंस में मेरी क्या स्थिति है एज कंपेयर टू 2500 लोग, तुरंत समझ में आ जाएगा। किसी भी सेगमेंट में, सब सेगमेंट में, आगे चल के टॉपिक में भी। आगे चल के प्लानिंग ये कि आप हिस्ट्री में मौर्य काल में अपनी स्थिति देख सकते हैं। अभी वो नहीं कर पाए हम लोग, लेकिन कर रहे हैं कोशिश, शायद 2 महीने बाद वो भी कर देंगे। लेकिन अभी तो सेगमेंट, कुछ सब सेगमेंट्स, कंसेप्चुअल और ये डिफिकल्ट। असली चीज ये देखिएगा डिफिकल्ट वाला, कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आप बाकी लोगों की तुलना में कैसे हैं। असली पैरामीटर वो है, डिफिकल्ट कंसेप्चुअल, इनको मिक्स भी कर सकते हैं। पॉलिटी के डिफिकल्ट कंसेप्चुअल प्रश्नों में मेरी स्थिति क्या है, उन्हें मिक्स कर लीजिए। और जब इन चीजों को देखेंगे, पहली बार में निष्कर्ष ना निकले, मेंटर्स की मदद आप बल्कि लोग क्लास लेके समझा भी दीजिएगा कैसे कैसे यूज करना है। इससे क्या होगा कि बहुत सधी हुई तैयारी आप कर पाएंगे कि मुझे कहाँ काम करना है। मुझे पॉलिटी में कंसेप्ट पे काम करना है, फैक्ट मेरा ठीक है। हिस्ट्री में यहाँ काम करना है, मेरा मॉडर्न इंडिया बाकी लोगों से बेहतर चल रहा है, मिडिवल में पीछे हूं मैं, तो मिडिवल में काम करना है मुझे। जब इस लेवल पर प्रिसाइज आपको गाइडेंस मिलेगी तो उसका बेनिफिट आप समझ सकते हैं कि ज्यादा होगा। ये बात अब करने का बहुत मतलब रहा नहीं, क्योंकि चयन आपका हो ही चुका है। जो सिस्टम बनाया गया था, आपको पता है, टेस्ट हमने लिया आप लोगों का, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उनको हम ले आए। टीम का कहना यह है कि हम कुछ दिन पहले इन बच्चों की परफॉर्मेंस देख लेते, अगर जरूरत होगी तो हम सेकेंड अटेम्प्ट बाकी बच्चों को देंगे
और वो भी अगर आना चाहें तो आ सके। आप लोग क्या चाह रहे हैं, उनको लाएं या आपको टाइम बढ़ा दें? इसी को थॉमस हॉब्स की भाषा में बोलते हैं स्वार्थवाद, इगोइज्म। जानते थॉमस हॉब्स को? थॉमस हॉब्स ही जीतेगा, मार्क्स नहीं जीतेगा। इसलिए मार्क्स जिस देश में बहुत पॉपुलर हुआ, वही देश दूसरे देशों में हमले भी करेगा, क्योंकि थॉमस हॉब्स हावी है। थॉमस हॉब्स का मतलब अपना स्वार्थ सर्वोपरि है। भाई होता ना कि बस में घुसने तक हमारा मन करता है एक बार घुस जाए, घुसते ही मन करता है कि ये बंद हो जाए दरवाजा। ऐसा होता कि नहीं होता है? बस में घुसते ही विंडो वाली सीट मिल जाए, मिल गई, अब यहां कोई ना बैठे साथ में, यहां भी ना बैठे, या बैठे तो कोई खास व्यक्ति बैठे नहीं तो कोई भी ना बैठे। ये है स्वार्थ। तो चयन प्रक्रिया आपको पता ही है। अब हम जो बच्चे नहीं आ पाए दृष्टि वाले, आपके जो भी दोस्त हो उनसे आप कह सकते हैं कि हम 5 मार्च के आसपास उन सबको ये व्यवस्था ऑनलाइन प्रोवाइड कर देंगे। वो भी अपने घर पे रह के आप सबसे कंपटीशन कर सकें और रिलेटिवली चीज़ों को आगे देख सकें। ये असली और अंतिम बात है। कुछ कहने की ज़रूरत है? आप समझ चुके हैं कई बार, मैं बीच बीच में धमकी दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना? बस आपसे इतनी ही इल्तिजा है। इल्तिजा क्या होती है? गुजारिश। और गुजारिश क्या होती है? प्रार्थना, निवेदन, है ना? अभ्यर्थना है आप लोगों से उतनी। हम सब कुछ आपके लिए कर देंगे, केवल आपके बदले पढ़ नहीं सकते हम, बाकी सब कुछ हम कर देंगे। लाइब्रेरी को मैंने कहा था कि ऐसा बनाना कि लाइब्रेरी भी क्या आकर्षण हो जाए कि आगे पढ़ना है, चाहे लाइटिंग हो, एसी हो, इंटरनेट हो, जो भी सुविधाएं बच्चों को चाहिए। बस इंटरनेट पे आप क्या देख रहे हैं तो हमारे लोग बीच बीच में घूम के देखते रहेंगे। ये नहीं कि पढ़ाई के नाम पे गंगूबाई फिल्म चल रही है ऐसे नहीं होगा। गंगूबाई घर जाके देखना, यहाँ पढ़ते हुए देखना हमेशा। तो हमारी टीम में कुछ ऐसे बच्चे हैं, मतलब एंटर में 1-2 लोग हैं जो हवलदार वाला काम भी ठीक से कर लेते हैं। तो बीच बीच में घूमेंगे और हल्का सा एक निगाह में सब देख लेंगे कौन क्या देख रहा है। तो अगर आप लाइब्रेरी में लगातार नहीं आ रहे हैं, 3-4 दिन का गैप है, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि आपने स्वेच्छा से अपना नाम वापस ले लिया है और हम आपका स्थान किसी और बच्चे को अलॉट कर देंगे। पहली बात, रोज आना है। एक आध दिन ठीक है, नहीं आ पा रहे, पहले परमिशन ले लीजिए उनसे कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा स्थान बना रहे। दूसरी बात, पूरे प्रोसेस में केवल 2 बार ऐसा हो मैक्सिमम कि आप टेस्ट उस दिन ना दें, एक आध दिन बाद में दे दें, और वो भी पहले लिखित में परमिशन ले लीजिएगा। नहीं तो हम एज्यूम कर लेंगे कि आप सीरियस नहीं है और हम फिर आपको इससे बाहर कर देंगे। इसके साथ में सी सेट भी चलेगा। जो सी सेट में बहुत कंफर्टेबल है वो सी सेट छोड़ सकते हैं, लेकिन जिनको सी सेट में ज़रा भी खतरा है, ज़्यादा अच्छा है कि दिन के 1-2 घंटे सी सेट पर फिक्स कर लें, 7-8 घंटे 9 घंटे जीएस पे लगाइए, पर 2 घंटे या 1 घंटा सी सेट के लिए ज़रूरी है, अभी से पढ़िए। हम सी सेट में भी क्लास करवा रहे हैं ना कुछ, जो ट्रिक्स वगैरह की क्लासेस टेस्ट वाली, उनको फिर टीचर्स को ना टेस्ट में ट्रिक्स भी समझा देंगे, थोड़ी थोड़ी, है ना, थोड़ी ट्रिक्स भी समझा देंगे, कोई क्वेश्चन कैसे करते हैं तो वो भी उसमें ले आएंगे। तो ये सब बातें मुझे आपसे कहनी थी, मैंने 2 बातें स्पष्ट कर दी हैं। अगर आप लगातार 3-4 दिन नहीं आए तो हम मान लेंगे कि आप नहीं आएंगे, और ये अभी नहीं मानेंगे, हमेशा के लिए मान लेंगे। और दूसरा, अगर टेस्ट नहीं दिए तो भी हम मान लेंगे कि आपकी इसमें रुचि नहीं है, फिर हम किसी और बच्चे को मौका देंगे ये आगे काम करने का। आपसे इतनी ही उम्मीद कर रहा हूँ, पूरी सीरियसनेस से पढ़िए, और मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को कि मतलब अगर इतना कर लिया तो आप में से कम 50% का, आधे लोगों का प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा। और प्रीलिम्स में 50% बहुत बड़ी संख्या होती है बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 10 लाख में से 12 लाख में से 6 लाख लोग एग्जाम देंगे, 6 लाख में 12,000 होते हैं, 2% का अनुपात रहता है, और मैं आपको 50% की बात कह रहा हूँ, बशर्ते आप ठीक से पढ़ें। इसके अलावा अगर आप कहेंगे कि सर कुछ और व्यवस्था करवा देते हैं हमारे लिए पढ़ाई की, ये नहीं कि सर सर्दी या अंगीठी लगवा दीजिए, थोड़ा सा अंगीठी सिगड़ी पे दिल सेंक रहा हूँ, वो सब
तो पढ़ाई के बारे में आप कुछ भी कहेंगे, कुछ और सुविधा चाहिए वो भी करवा देंगे, आप बस आइए और पढ़िए। और अगर परमिशन मिल गई सरकार से तो हम 24 आवर्स कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बस वो सुरक्षा व्यवस्था देखनी पड़ती है कि कैसे होगा, हम सोचेंगे इसके बारे में क्या हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो भी हो जाएगा। अब आप बताएं आपके क्या सवाल है, अगर कुछ है तो। जी नहीं, टेस्ट ऑफलाइन अरेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट में सबसे बड़ी दिक्कत यह है, आपने किसी क्वेश्चन में कितना टाइम लिया वो हम स्टडी कर नहीं सकते। जो केवल रिवीजन टेस्ट है उसमें हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उसको हम आपके इवेल्युएशन के प्रोसेस का हिस्सा मान नहीं रहे। रिवीजन टेस्ट हम दे पाएंगे ऑफलाइन, दे देंगे। और जो इस पूरी प्रक्रिया के अंत में 5 टेस्ट आपके ऑफलाइन होंगे पूरे, वो टेस्ट सीरीज का पार्ट होगा। 5 जीएस, 5 सीसेट फुल टेस्ट वो ऑफलाइन ही होंगे आपके। तो ऑफलाइन की प्रैक्टिस के 10 टेस्ट काफ़ी है। ज़्यादा अच्छा है कि आप अपनी सुविधा से, रूम से, कहीं से भी ऐप पे बैठिए। और ये नहीं कि ऐप पे 1 घंटे का टेस्ट है, आधे घंटे के बाद उठ के अंगड़ाई लेके, ऐसा नहीं है। वहीं टाइम रुक जाएगा, फिर जब आएंगे वहीं से टाइम शुरू होगा, उसके बाद से कुल 1 ही घंटा मिलेगा, है ना। घड़ी ऐसी लगा दी है उसमें, केवल 30 सेकंड में घपला कर सकता है कोई, बहुत बुद्धिमानी करेगा तो। और उस बुद्धिमानी में 3 मिनट लग जाते हैं फायदा 30 सेकंड का होगा मैक्सिमम। तो हम ऑफलाइन टेस्ट आपको अंत में 5-5-10 करवाएंगे। इसमें हम करवा सकते हैं रिवीजन वाला, लेकिन बेहतर है कि उसको भी इसी पे कीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। जी, हम आपको ऑनलाइन में शिफ्ट कर देंगे ना, क्या दिक्कत है भाई। अगर आप लाइब्रेरी आ ही नहीं रहे, मेंटर से मिल नहीं रहे, तो आप में और ऑनलाइन विद्यार्थी में क्या अंतर बचा। हम आपको वहां शिफ्ट करके किसी और बच्चे को यहाँ लाएंगे जिसको यहाँ बैठ के काम करना है ना। देखो, जिसकी कोई बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, जैसे कह रहे मेरे पीजी के एग्जाम्स हैं, एक एप्लीकेशन लिखिए, साथ में प्रमाण लगा दीजिए, इनसे मिल लीजिए। इनके पास पूरा अधिकार है कि अगर कोई रेयर और जेन्युइन केस है तो उसमें व्यवस्था करेंगे, तनाव मत लीजिए। कोई अगर जेन्युइन रीजन है तो हम कंसिडर करेंगे उसको, उससे तनाव मत लीजिए। मेंटरशिप टेस्ट दूसरी बार कब होगा? मेरा एग्जाम छूट गया है। छूट गया तो यहाँ कैसे बैठे हो? अरे ये तो बड़ा घपला है। मैं एक बार लोकसभा में गया था ना, अंदर घुस गया था लोकसभा के, तो मुझे वही याद आ गया कि जहाँ एंटाइटलमेंट नहीं है वहाँ कैसे बैठ गए। चलिए, अब छुप के भेजा, नाम तो लिखा नहीं, मैं कैसे पहचानूं। दूसरा कह रहे हैं कि लाइब्रेरी में लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल करवा दीजिए। क्या क्या चाहते हैं आप लोग? उसमें कंबल रखेंगे अपना लॉकर में? अरे बैग लेके आइए, बैग के साथ बैठ जाइए, उसमें क्या दिक्कत है। आपकी लाइब्रेरी के ऊपर हमने एक जगह बना रखी है टेबल के ऊपर, और कई जगह तो आगे अलमारियां बना रखी हैं जहाँ दीवार के पास है, जहाँ दीवार के पास नहीं है वहाँ ऊपर जगह बना दी है। मैंने देखी है आपकी लाइब्रेरी, कई बार आके देखी है आपके आने से पहले। और जब पूरी तरह से संतुष्ट हम सब लोग हो गए कि हाँ सभी सुविधाएं हैं, उसके बाद ही शुरू किया है। तो मैं पूछ लूंगा, भाई पूछ लेना लॉकर का कुछ हो सकता हो तो, लेकिन करोगे क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये किस बच्चे का बताओ जरा, पर्ची किसने भेजी है? मुझे लग रहा है कि आपने भेजी है ना। कोई बात नहीं, चलो, या तो रीजन बताओ, नहीं तो फिर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये अतारांकित प्रश्न है तो इसको, और अगला तो और शानदार है, लॉकर की सुविधा स्पष्ट करें। अरे जो है ही नहीं वो स्पष्ट कैसे करें? लॉकर वॉकर नहीं है, जो अलमारियां बनी हुई हैं वो कॉमन है, आपकी पर्सनल नहीं है। ऐसे ही है ना, पर्सनल तो नहीं थी किसी को, हाँ पर्सनल नहीं है, आगे सामान रख लीजिए। इतना भरोसा दूसरों पे भी कीजिए कि वो लेके नहीं जाएगा आपका सामान। और सीसीटीवी कैमरे इतने लगे हुए हैं, अगर कोई ले गया तो उसके घर तक के रास्ते में लगे हुए हैं कैमरे। लाइब्रेरी में हमने लगवा दिए, बाकी केजरीवाल ने लगवा रखे हैं पूरी जल्दी, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो आप तनाव मत लीजिए, आराम से अपना सामान वहाँ रखिए और पढ़ाई कीजिए। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि आप पढ़ाई के बारे में सवाल पूछेंगे, पर आपने सारे सवाल लॉकर और, हाँ बोलिए। हाँ कर लेंगे, हम कुछ एक्सपर्ट क्लासेस भी रखवा देंगे, एलिमिनेशन पे हो सकती है। आप ऐसी जो भी रिक्वायरमेंट उनको बताइए, हम वो क्लास रखवा देंगे।
जरूरी होगा तो मैं लूंगा, नहीं तो बाकी हमारी टीम के लोग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई भी एंड्रॉयड का, अब कोई भी टैबलेट चल जाता है, पहले दिक्कत थी, अब दिक्कत नहीं। वो आपके फ़ोन अगर टैबलेट राउटेड है अगर, तब दिक्कत है। और इसका मतलब ये है कि आपने कोई ऐसी ऐप डाउनलोड की है जिसकी वजह से उसका बेसिक सिस्टम चेंज हो गया है। वो कोई बता देगा आपको, जहाँ से आप लेंगे ना वो आपको समझा देंगे, और नहीं तो हमारी टीम के पास जाके मिल लीजिएगा, वो समझा देंगे आपको। ठीक है, तो फिर हाँ, एक आखिरी सवाल आप पूछ लीजिए। मुझे मुझे ये सब पता है यार, मैं क्या करूं बताओ। ये कह रहे कि यूपीएससी में हिंदी में अनुवाद कभी कभी कुछ और आ जाता है। हाँ, ट्रांसलेशन कभी कभी समझ में ना आए तो क्या करें, तो सिंपल तरीके इंग्लिश में देख लो क्वेश्चन। मैं समझ गया, मैं क्या करूं बताओ। मैं दिल्ली में सड़कें बहुत अच्छी नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दिल्ली में सड़कें बहुत अच्छी नहीं है, अब आप कहेंगे तो मैं क्या करूं। वो जब आपका जुरिसडिक्शन है ही नहीं, यूपीएससी के लोग क्या अनुवाद कर रहे हैं, मेरा जुरिसडिक्शन तो है नहीं। यहाँ गलत हो तो मैं ठीक करवा दूंगा, यहाँ हम पूरा ध्यान रखते हैं। उनके लिए फिर आपको लोकसभा जाना होगा, और उसके लिए 25 साल का होना जरूरी है पहले, अभी तो हुआ नहीं लगता है ना जी। हम वो सेशंस करवा देंगे, मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं तो मैं ही आ जाऊंगा, चिंता मत कीजिए। और ये एलिमिनेशन मेथड कोई नई चीज नहीं है, अनादिकाल से चली आ रही है, और हमारी जनरेशन के लोग तो उसी से पास हो जाते थे। उसके भरोसे चलता था काम। हाँ, तब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसीलिए बड़ा आसान था, अब थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, हम ऐसा करेंगे, कुछ प्रश्न सामने रख के अभ्यास कर लेंगे उसका। ठीक है जी। आपको जो भी प्रॉब्लम है, मैंने कहा ना, हर चीज का समाधान क्या है। हाँ, सब मिल जाएगा, आप उनसे मिलकर रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, बस आप पढ़िए, कुछ मत सोचिए, हम सब कुछ करने को तैयार हैं आपके लिए। ठीक है। यूपीएससी यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम है, कैसे समन्वय करें। टेस्ट देने में क्या दिक्कत है, आप टेस्ट में अगर पहले 100 में नहीं भी आएंगे तो स्थान तो बचा ही रहेगा आपका, क्या दिक्कत है। टेस्ट देते रहिए, बस थोड़ा बहुत पढ़ के दे दीजिए, प्रैक्टिस में रहिए, और जब एग्जाम आएगा आपका मेंस का, तो उससे कुछ दिन पहले एप्लीकेशन दे के छुट्टी ले लीजिएगा, हम व्यवस्था कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो हम ऐसा करते हैं, अब एक अच्छे मन के साथ इस चीज की शुरुआत करते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, कहिए। एनालिटिक्स रुकती नहीं है, इसको नोट करो भाई, रुको, नोट करो, रुकवाते हैं उसको। ऐसे कैसे नहीं रुकेगा। देखो देखो, मुझे छोड़ के जो कुछ भी होगा ना, पहली सूचना आ जाएगी। और मेरी सूचना क्यों नहीं है पता है, अगर मैं 2 घंटे पहले मैसेज भिजवाता तो आप सबके अलावा कम से कम 50-100 लोग मिलने आ जाते, और मैं भी मिलने की स्थिति में हूं नहीं। ये सिर्फ मेरी क्लास में, वो भी सिर्फ आज के लिए था कि हमने अचानक अनाउंस किया। अगली बार से आपको मतलब पहली सूचना आएगी, लिखित आ जाएगी। चल, हाँ, अरे करेंगे ना, मैं आऊंगा ना उसके लिए, चिंता मत करो। अनुपम में काम करना है, ऐसे क्वेश्चंस के सैंपल्स इकट्ठे करते जाओ जिसमें बच्चे ज्यादा गलत कर रहे हैं। हम वो तो हमारे पास आ ही जाएगा, कौन से क्वेश्चन में रिकॉर्ड एकदम खराब है सबका,
उन्हीं क्वेश्चंस को लेके बात करेंगे, ठीक है? हाँ, हो सकता है लेट हुआ होगा, लेकिन वो अगली बार से टाइम पे आ जाएगा। वाईफाई स्पीड कई बार कम हो जाती है ना, हम कम करते हैं उसको, हम ही कम करते हैं ऐसे ऐसे करके। अरे पीछे से नहीं आ रही तो हम कहाँ से लेके आएंगे स्पीड भाई? अब तुम कहो एक दिन लाइट चली गई थी तो मैं क्या करूं उसमें? जो देखो वाईफाई का जो बेस्ट कनेक्शन है वो हमने लगवा रखा है, अगर उनका भी पीछे डाउन हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, है ना? इसके पीछे साजिश नहीं है कोई, ये संयोग से हो जाता है। नहीं ठीक है, आपने ठीक किया। अब एक काम करते हैं, आज आप मुझसे कुछ पूछिएगा मत, मैं थोड़ा सा अभी गले में दर्द है, मैं जाऊंगा, लेकिन 8-10 दिन बाद ठीक होगा, मैं फिर से आऊंगा, आपसे लंबी बात करूंगा विस्तार से। बहुत बहुत शुभकामनाएं और तैयारी कीजिए आप लोग।